आज का हमारा नया विषय है महिलाओं के आभूषण। नमस्कार। आज हमारे सामने क्षेत्रीय भारतीय आभूषणों की एक बहुत ही दिलचस्प और लंबी सूची है जी। लेकिन हम इसे सिर्फ एक सूची की तरह नहीं देखने वाले। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आभूषण क्या ये सिर्फ धातु के टुकड़े थे या पहनने वाले की पहचान, उसकी शक्ति और उसकी आवाज का प्रतीक थे। बिल्कुल। हमारा मिशन इस सूची को शरीर के अंगों के अनुसार व्यवस्थित करना तो है ही, पर हम ये भी जानेंगे कि सर पर पहने जाने वाले शीश फूल और पैरों की पायल के बीच सिर्फ दूरी का ही फर्क था या उनके मकसद में भी जमीन आसमान का अंतर था। ये एक बेहतरीन नजरिया है। तो चलिए इस यात्रा को सिर से शुरू करते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये गहने सिर्फ श्रृंगार नहीं थे, ये एक तरह की भाषा थे, एक गैर मौखिक संवाद का माध्यम। एक भाषा? वाह। हर आभूषण कुछ कहता था, पहनने वाले की सामाजिक स्थिति, वैवाहिक जीवन और यहाँ तक कि उसके क्षेत्र के बारे में भी। तो ये सूची उस भाषा को समझने की एक कुंजी है, कह सकते हैं। तो इस भाषा का पहला अक्षर शुरू होता है सिर और मस्तिष्क से। सूची में मतलब 1 दर्जन से ज्यादा नाम है। अरसी, टिमनिया, मादलिया, बोर, बोरला, गोफर्ण, झेला, झिलमिल, लटकन, मेमंद, रखड़ी, शीश फूल, टीका, टीडी बल्को, इतने सारे नाम, वो भी सिर्फ सिर के लिए। ये तो अपने आप में हैरान करने वाला है। बिल्कुल। और ये विविधता ही इसकी पहली कहानी कहती है। ये बताती है कि सिर को कितना महत्व दिया जाता था, क्योंकि ये विचार और पहचान का केंद्र माना जाता था। आप नामों पर गौर कीजिए, बोर या बोरला माथे के बीचों बीच पहने जाते हैं। हाँ, जहाँ बिंदी लगती है। जी, जिसे आज्ञा चक्र का स्थान माना जाता है। तो ये सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक भी हो सकता है। हाँ, और कुछ नाम तो इतने काव्यात्मक है, जैसे शीश फूल। जी। आज के दौर में हम इसे शायद हेड फ्लोरल एक्सेसरी जैसा कोई नीरस सा नाम दे देते, लेकिन शीश फूल यानी सिर पर खिला हुआ फूल, ये नाम ही कारीगर की सोच को दिखाता है, बारे में बताते हैं। अच्छा। झिलमिल शब्द से ही रोशनी में उसकी चमक का एहसास होता है ना? हाँ। कारीगर सिर्फ एक वस्तु नहीं बना रहा था, वो एक अनुभव बना रहा था। एक अनुभव। हाँ, वो सोच रहा था कि जब पहनने वाली चलेगी, घूमेगी, तो ये गहना कैसा दिखेगा, कैसा प्रभाव डालेगा। ये डिजाइन से आगे की सोच है। सिर की इतनी भव्य सजावट के बाद जाहिर है चेहरा अधूरा लगता अगर कानों को नजरअंदाज कर दिया जाता। बिल्कुल। और कारीगरों ने इस पर भी पूरा ध्यान दिया है। सूची में नाम है झेला, अंगोटिया, बाली, झुमकी, कांटा, कर्णफूल, लौंग, मुर्की, पीपल पत्र और टोटी। वाह। यहाँ परंपरा और प्रकृति का एक खूबसूरत संगम दिखता है। झुमकी, बाली और लौंग जैसे डिजाइन तो मतलब सदियों से चले आ रहे हैं। हाँ, आज भी उतने लोकप्रिय है। जी, लेकिन पीपल पत्र जैसा नाम बहुत खास है। यह सिर्फ प्रेरणा नहीं है, ये उस दौर की जीवन शैली का प्रतीक है जहां प्रकृति और इंसान का रिश्ता बहुत गहरा था। सही बात है। आज हम डिजाइन के लिए डिजिटल मूड बोर्ड बनाते हैं, तब उनका मूड बोर्ड उनके आसपास का जंगल, खेत और बगीचा ही होता था। लेकिन मुझे एक बात और दिलचस्प लग रही है। जी। अंगोठिया या टोटी जैसे नाम अब आम नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि आभूषणों की दुनिया में भी एक तरह का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है? कुछ डिजाइन हमेशा जिंदा रहते हैं और कुछ समय के साथ गुम हो जाते हैं। ये एक शानदार अवलोकन है। अच्छा। ऐसा बिल्कुल होता है। जो डिजाइन ज्यादा सार्वभौमिक होते हैं, जैसे बाली या झुमकी, वो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। लेकिन अंगोठिया जैसे नाम शायद किसी खास समुदाय या बहुत ही विशिष्ट पहनावे से जुड़े होंगे। जैसे जैसे वो परंपरा कम हुई, उससे जुड़ा आभूषण भी चलन से बाहर हो गया। अब हम एक ऐसे हिस्से पर आ रहे हैं जिसने मुझे सूची देखते ही चौंका दिया था। दांतों के आभूषण। हाँ। सूची में 2 नाम हैं, चौंप और रखिन। मैं सच कहूं तो ये मेरी कल्पना से भी परे था। ये कितना आम रहा होगा? ये आम नहीं था और यही इसे खास बनाता है। ये असाधारण है। ये सौंदर्य और अलंकरण की धारणा की सीमाओं को तोड़ देता है। मतलब? हम आज शरीर के बाहरी अंगों को सजाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन दांतों को सजाना ये दिखाता है कि उस संस्कृति में शरीर का हर अंग कला के प्रदर्शन का एक कैनवास था। पर यह होता क्या था? सोने की कील जैसा कुछ? जी, संभवतः सोने की एक छोटी कील या पत्ती होती थी जिसे दांत में जड़ा जाता था। लेकिन इसका मकसद क्या रहा होगा?
क्या ये सिर्फ एक मुस्कान में चमक जोड़ने के लिए था? सुनने में तो ये बहुत असुविधाजनक भी लगता है। आपका सवाल बहुत गहरा है। इसके दो पहलू हो सकते हैं। पहला, ये निश्चित रूप से समृद्धि और ऊंचे सामाजिक रुतबे का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक था। अच्छा। जब कोई मुस्कुराए और उसके दांत में सोना चमके तो बिना कुछ कहे ही उसका संदेश पहुंच जाता था। और दूसरा पहलू? दूसरा, आराम से ज्यादा महत्व की बात। इतिहास में कई संस्कृतियों में ऐसे श्रृंगार प्रचलित रहे हैं जो असुविधाजनक थे, जैसे कॉर्सेट। हाँ, सही बात है। ये सिर्फ सौंदर्य नहीं बल्कि अनुशासन, त्याग और अपनी सामाजिक भूमिका के प्रति समर्पण का भी प्रतीक होते थे। तो चोंप सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि एक बयान था। ये तो वाकई एक अलग ही दुनिया की बात है। चलिए अब शरीर के उस हिस्से पर आते हैं जहां आभूषणों का हमेशा से एक केंद्रीय स्थान रहा है, गला। जी। और सूची भी उतनी भव्य है। बजंती, झालरा, हंसली, हेमल, हालरा, हालरो। हार, कांठला, कंठी, मंगलसूत्र, मादलियो, टिमणियां, तुलसी और तांती। वाह! इस सूची में हर तरह का आभूषण है, धार्मिक, सामाजिक और सिर्फ सजावटी। तुलसी की माला या तांती का धार्मिक महत्व है। मंगलसूत्र वैवाहिक स्थिति का सबसे बड़ा प्रतीक है। हाँ, वो तो है। लेकिन हंसली या कांठला जैसे नामों पर ध्यान दें, ये अक्सर ठोस, भारी और गर्दन पर टिके रहने वाले गहने होते थे। ये सिर्फ सुंदरता नहीं, एक तरह की शक्ति और दृढ़ता का भी एहसास कराते हैं। मुझे झालरा नाम से ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई झरना हो, कई लड़ियों वाला। बिल्कुल, नाम ही उसकी भव्यता का अंदाजा दे रहा है। और आपने एक और दिलचस्प बात पर शायद गौर किया हो, टिमणिया नाम सिर के आभूषणों की सूची में भी था। हाँ, मैंने भी ये देखा। और यहाँ गले की सूची में भी है। मुझे लगा कि शायद ये कोई सेट होगा। ये एक बहुत अच्छी पकड़ है। पारंपरिक आभूषणों में अक्सर सेट बनाने का चलन था ताकि सिर से लेकर गले तक एक सामंजस्य बना रहे। होलिस्टिक डिजाइन जैसा कुछ कह सकते हैं। ये सोच दिखाती है कि श्रृंगार को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक संपूर्ण रूप में देखा जाता था। गले से अब हम हाथों की ओर आते हैं, जहां उंगलियों से लेकर बाजू तक हर हिस्से के लिए कुछ न कुछ है। नाम है नौगरी, बाजूबंद, बिंटी, मुंदरी, चूड़ियां, दामना, गोगरू, हथफूल, लंगर और टड्डा। वाह! यहाँ भी वर्गीकरण बहुत स्पष्ट है। बाजूबंद और टड्डा बाह के ऊपरी हिस्से के लिए हैं, जो शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक हैं। अच्छा, योद्धाओं की तरह। जी, अक्सर योद्धा और राजा भी बाजूबंद पहनते थे। कलाई पर चूड़ियां हैं जो स्त्रीत्व और सौभाग्य का प्रतीक हैं। और फिर आता है हथफूल। हथफूल यानी हाथ का फूल। ये नाम ही इतना सुंदर है। और ये कारीगरी का एक अद्भुत नमूना है। इसमें सिर्फ डिजाइन की खूबसूरती नहीं बल्कि इंजीनियरिंग भी है। इंजीनियरिंग कैसे? कैसे बारीक लड़ियों को सही तनाव और अनुपात के साथ जोड़ा जाता है ताकि हाथ की हरकत में कोई रुकावट ना आए, उंगलियां आसानी से मुड़ सकें। ये अपने आप में एक कला है। सही बात है। ये गहना हाथ को कठोर नहीं बनाता बल्कि उसकी कोमलता और गति को और खूबसूरत बना देता है। अब कमर के आभूषणों की बात करते हैं। सूची थोड़ी छोटी है पर नाम बहुत दमदार है। कंदोरा, कणकती, जंजीर और तगड़ी। हाँ, नाम ही बहुत वजनदार हैं। तगड़ी शब्द में ही एक मजबूती का भाव है। ये शायद एक चौड़ा और भारी कमरबंद होता होगा। कमरबंद सिर्फ साड़ी या लहंगे को संभालने के लिए नहीं थे, वे शरीर के केंद्र को परिभाषित करते थे, उसे एक आकार देते थे। जी, ये पहनावे को एक शाही और संपूर्ण रूप देता था। इसे पहनने के बाद चाल में अपने आप एक गरिमा आ जाती होगी। कमर पर जहां शक्ति और रुतबे के प्रतीक थे, वहीं पैरों के गहनों में एक अलग ही खूबी थी, संगीत। आपने बिल्कुल सही कहा, संगीत। सूची है रिमझोल, अंगूठा, आंवला, बिछिया, पोलरा, झांझर, नेवर, नेवरी, तोड़ियो, थेडेड, पायल और रमझोल। इतने सारे नाम। रिमझोल, रमझोल, झांझर, पायल, ये सभी नाम घुंघरुओं से पैदा होने वाली ध्वनि की ओर इशारा करते हैं। ये आभूषण सिर्फ दिखने के लिए नहीं थे बल्कि सुनने के लिए भी थे। बिल्कुल, ये एक स्त्री की उपस्थिति की सूचना देते थे। जब वो चलती थी तो एक लय पैदा होती थी। ये श्रृंगार का एक श्रव्य आयाम है जो बहुत अनूठा है। ये तो मैंने खुद अनुभव किया है। बचपन में मेरी दादी जब घर में चलती थीं, तो उनकी पायल की आवाज से ही पता चल जाता था कि वो किस कमरे में है। कितनी खूबसूरत याद है। ये वाकई घर में एक संगीत की तरह था, उनकी उपस्थिति का एक सौम्य एहसास। और यही इन गहनों की आत्मा थी। वे पहनने वाले के व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाते थे। इस सूची में बिछिया भी है, जो पैर की उंगलियों में पहनी जाती है
और जिसका गहरा वैवाहिक महत्व है। हाँ, और आंवला या तोड़ियो जैसे नाम शायद उनके डिजाइन की ओर इशारा करते हैं, जो प्रकृति से प्रेरित हो सकते हैं। और अब हमारी इस शारीरिक यात्रा के अंत में हम आते हैं नाक पर। एक छोटा सा अंग, लेकिन विकल्पों की कमी नहीं है। जी। सूची में नाम है बेसरी, नथ, चोप, चुनी, बारी, बुलाक और लटकन। नथ शायद इनमें सबसे प्रसिद्ध है, खासकर दुल्हन के श्रृंगार में। ये चेहरे के संतुलन को बदल देती है ना। हाँ, एक खास आकर्षण देती है। जी, लेकिन बुलाक भी एक अनोखा आभूषण है जो नाक के बीच के पर्दे में पहना जाता है और नीचे होंठों तक लटकता है। अच्छा, वो ये चेहरे के एक ऐसे हिस्से पर ध्यान खींचता है जिससे आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक और बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, राजस्थान के जो आभूषण थे उनके ऑब्जेक्टिफिकेशन, हमारे पास बुक है कलाम की, इनके ऑब्जेक्टिफिकेशन निकाल लेते हैं। सम्रादित्य कहा, कुल्यमाला आदि साहित्य ग्रंथों में सिर पर बांधे जाने वाले आभूषण को क्या कहता है? चूड़ा रतन, पत्रलता, कंठिका या मणिसणा। तो क्या कहते हैं? चूड़ा रतन। मुर्की नामक आभूषण पुरुष कहाँ धारण करता है? नाक, हाथ, सिर, कान। कहाँ करता है? कान के अंदर। मोरियों से क्या आशय है? कानों का आभूषण, हाथों का आभूषण, कमर का आभूषण या पाँव का आभूषण है? तो किसका है? कानों का आभूषण है। निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? यह है छेलकड़ी। हमने आज की क्लास के अंदर सिर्फ स्त्रियों के आभूषण पढ़े थे। पुरुषों का आभूषण है कान के है मुर्कियों, जो ठोस सोने की कुड़क होती है, लौंग, झाले, छेलकड़ी। हाथ के है बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, अंगुलिया की अंगूठी, बेंटिया और मुंदरिया। निम्न में से सही सुमलित नहीं है। बोरला सिर के अंदर पहना जाता है, राइट है। दामड़ा अंगुलियों के अंदर, राइट है। करदनी कमर पर, जबकि तिमड़िया कान के अंदर नहीं पहना जाता। ये आपको कमेंट के अंदर बताना है। दांतों के बीच में जो सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है चोंप। एक होता है चोंप, ये भी आपको कमेंट के अंदर बताना है। सिर के आभूषण है मेमंद, रखड़ी, नेवरी, नुपुर। कौन से है? मेमंद है, रखड़ी है, शीश फूल है। मेमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, पैरों पर, भुजा पर। तो कहाँ पहना जाता है? सिर पर। चोंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन, मस्तक, कलाई, नाक। कहाँ पहना जाता है? नाक। एक होता है चोंप, एक होता है चोंप। चोंप होती है जो दांतों के अंदर जो सोने की परत चढ़ाई जाती है, उसको बोलते हैं चोंप। और चोंप होता है जो नाक के अंदर पहना जाता है। कान, कान का आभूषण कौन सा है? अंगूठिया। गला का है मादलिया, अंगुलियों की है दामड़ा और कमर की है कंदोरा। कैसे क्या आ रहा है? तो यहाँ पर याद रखना, कमर से कंदोरा याद रख लेना। तगड़ी पहनी जाती है गले में, हाथ में, पैर में, कमर में। तो कहाँ पहनी जाती है? गले में। तगड़ी क्या है? आभूषण, वस्त्र, लकड़ी का खिलौना या वाद्य यंत्र है? तो क्या ये प्रकार का आभूषण है? कंदोरा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कमर पर। आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता, मेमद पहना जाता है, रखड़ी पहना जाता है, बोर पहना जाता है, जो कि कंदोरा कहाँ पहना जाता है? कमर पर। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको रीट मेंस 2026 तक आपको जितने भी टॉपिक है राजस्थान जीके का जितने भी टॉपिक है, जैसे आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, भूगोल और पॉलिटी और करंट अफेयर, जितने भी है सब आपको करा दी जाएंगे एग्जाम से पहले। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट के अंदर बताना है और लाइक करना है और सब्सक्राइब जरूर करना आप। महिलाएं नथ धारण करती है गले में, अंगुली में, नाक में, अंगूठे में। तो कहाँ करती है? नाक में। तिमड़िया नामक आभूषण पहना जाता है सिर पर, गले पर, भुजाओं पर, हाथों पर। तो तिमड़िया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले पर। मादलिया पहना जाता है कहाँ पर? महिलाओं द्वारा गले में। चोंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ, अंगुली, नाक, दांत। तो दांत पर तो कहाँ क्या पहना जाएगा? चोंप। आपको ऐसे याद करना है, दांत पर क्या रहा? चंद्रबिंदु। तो यहाँ पर भी क्या रहा? चंद्रबिंदु। नाक वाले को याद करना है चोप से। निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? हालरो, हावला, गोगरू या रकड़ी। तो कौन सा है? रकड़ी। रमजोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? कमर, नाक, अंगुली, पैर। तो रमजोल किससे है? पैर से। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? नाक में, कटी में, हाथ में, कान में। कहाँ पहना जाता है? कान में।
औंगनियां, अंगूठिया, सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं कलाई पर, पैरों में, सिर में या कानों में। कहाँ पहने जाते हैं? कानों में। नेवरी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? हाथों में, गले में, कमर में, पैरों में। तो कहाँ पहनी जाती है? पैरों में। राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? नाक, सिर, पांव, कान। तो कहाँ पहने जाते हैं चुन्नी और बारी? नाक। पूंछी या पूर्णछी या पोंछ आभूषण कहाँ पहना जाता है? कलाई, पैर, नाक, गर्दन। कहाँ पहना जाता है? कलाई। तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन, कान, नाक, सिर। कहाँ पहना जाता है? गर्दन। रखड़ी और टोटी है पुरुषों के वस्त्र, साफों के प्रकार, महिलाओं के आभूषण या स्वदेशी जूते। तो महिलाओं के गले के क्या है? महिलाओं के क्या है? आभूषण है ये। सॉरी बच्चों, मैंने आपको गले नहीं, ये रखड़ी तो मस्तिष्क पे पहना जाता है, टोंटी कान पे पहनी जाती है। ये महिलाओं के क्या है? गहने हैं या आभूषण बोल सकते हैं। वल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथों में। और निबोरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गला में। मादलिया पहना जाता है गले पर। तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है कहाँ पर? गला में। और अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस अंग में पहना जाता है? पाँव के अंदर। अब एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। स्त्रियों के आभूषण सिर के कौन कौन से? बोरला है, बोर है, शीश फूल है, रकड़ी है, टीकड़ा है, मेमंद है, टिल्ला है, गेड़ी है, मोड़ियो और मोरमिडली। इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मैक्सिमम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। इनसे बनते हैं, मेमंद का बनता है, शीश फूल का, बोर का, बोरला और एक रखड़ी का। कान का है कर्ण फूल, पिपल पत्रा फूल, झुमका, अंगूठिया, जेला, सुरलिया, लटकन, टोंटी। तो आपको मिक्स में ये याद रखना है, तो कर्ण फूल याद रखना, पिपल पत्रा याद रख लेना और एक अंगूठिया, एक टोटी, एक लटकन है। नाक का है नथ है, बेसेर है, बारी है, बोगली, कांटा, चुन्नी, चौंप, भवरकड़ी, कोको, नकफूल, वेण, लौंग, खेवण, बुलाक। तो आप मैक्सिमम एक तो लौंग का पूछा जाता है, एक कांटा, चुन्नी, चौप का याद कर लेना, एक बारी का याद कर लेना, एक नथ याद कर लेना, एक याद कर लेना बुलाक। दांत है जो चौंप, दांतों के बीच सोने की कील जड़ना। मैक्सिमम क्वेश्चन यही बनता है, 90% यही क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर हर बार। और रखन है दांतों में सोने के पत्थर की खोले बनाना या चढ़ाना। कंठ का है ठुसी है, थमड़ियों है, जालरा है और तेड़ियों। ये याद कर लेना आप। गला का याद करना है आपको, हांसली, हालरो, तिमड़िया, निबोरी, हेमेल, कंठमाला, कंठी, मादलिया, जालरो। और हाथ का याद करना है कड़ा, कंगन, नोगरी, गोगरू, वल्या, हथफुल। और बाजू का बाजूबंद याद करना, एक टड्डो याद कर लेना। अंगुलिया का है दामना याद कर लेना, बिंटी, हथपान और मोंदड़ी। कमर का याद करना कंदोरा। और पैर के है नुपुर, घुंघरू, पायल, पाजेब, झांझर, नेवरी, तदेड़, टनका, आंवला, रमजोल। रमजोल याद करना, मैक्सिमम ये आता है, रमजोल भी आता है, नेवर,